हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो और वीडियो एक्सेसिबल है। तो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी joined the class, they will confirm quickly that their audio video is accessible to them. यस, क्विकली कंफर्म कर दें ताकि हम इस क्लास को शुरू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की जो हमारी क्लास है तो इसमें हम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो हैं डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल डी चैप्टर 30। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल मनी मार्केट? कॉल मनी मार्केट क्या है? ए मार्केट टू ट्रेड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, ए मार्केट फॉर ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स, ए मार्केट फॉर ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, या ए मार्केट फॉर ट्रेडिंग रियल एस्टेट। तो कॉल मनी मार्केट हम किसको कहते हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि दैट इज द करेक्ट ऑप्शन कॉल मनी के लिए? सो ए आंसर है, बी है, सी है या डी है? क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन 1 के लिए आंसर हमारा बनता है ए मार्केट टू ट्रेड शॉर्ट टर्म लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स। जो लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जो कैश की तरह काम करते हैं, उन फाइनेंशियल एसेट्स में जो ट्रेडिंग है, सो दैट इज कॉल्ड कॉल मनी मार्केट। व्हाट इज नोटिस मनी? नोटिस मनी को हम किसको कहते हैं? नोटिस मनी, बोरिंग lending of funds for a period exceeding 14 days up to 1 year, borrowing lending of funds for a period of 1 day, borrowing lending of funds for a period of 2 days to 14 days, या an institution which has surplus funds may lend them on a collateralized basis। तो नोटिस मनी हम किसको कहते हैं? तो पहले था कॉल मनी मार्केट का डेफिनेशन, अब हम बात कर रहे हैं नोटिस मनी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2। सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करेंगे और फिर आंसर प्रोवाइड करेंगे। नोटिस मनी का ये क्वेश्चन है, इट इज बोरिंग एंड लैंडिंग ऑफ फंड्स बिटवीन पीरियड ऑफ 2 days अप टू 14 days। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2 दिन से लेकर के 14 दिनों के पीरियड के लिए जब बैंक आपस में मनी को बोरो करते हैं या लैंड करते हैं तो उसको हम कहते हैं नोटिस मनी। व्हाट इज टर्म मनी? सो टर्म मनी क्या होता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। मार्केट टू ट्रेड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, मार्केट टू ट्रेड शॉर्ट टर्म लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स, बोरिंग lending of funds for period more than 14 days up to 1 year, या बोरिंग lending of funds for a period of 1 day। टर्म मनी हम किसको कहते हैं? What is meant by term money? क्वेश्चन नंबर 3। सो टर्म मनी हम कहते हैं जब बैंक्स फंड्स आपस में लेन देन करते हैं, बोरो करते हैं, लैंड करते हैं फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 14 days अप टू 1 year। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। तो 14 डेज से ऊपर यानी 15 डेज से लेकर के 1 year तक बोरिंग एंड लैंडिंग ऑफ फंड्स, तो दैट इज टर्म मनी। सो जो 1 day का है वो कॉल मनी है, जो 2 days से लेकर के 14 days तक है वो नोटिस मनी है, और जो मोर देन 14 days से 1 year तक है वो टर्म मनी है। सो व्हाट डिटरमिन्स इंटरेस्ट रेट ऑन नोटिस एंड टर्म मनी? नोटिस और टर्म मनी में जो इंटरेस्ट रेट है कौन डिटरमिन करता है? द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, द सरप्लस फंड्स अवेलेबल विद लैंडर्स एंड डिमांड फॉर द सेम, या पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री। सो
क्या डिटरमिन करता है इंटरेस्ट रेट ऑन नोटिस एंड टर्म मनी? सो कौन सा फैक्टर है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो डिटरमिन करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को नोटिस मनी में या टर्म मनी के अंदर? So this is determined by the demand and supply position means C. सरप्लस फंड्स अवेलेबल कितने लेंडर्स के पास, वो हो गया सप्लाई पार्ट, और उनके लिए डिमांड कितनी है, तो वो हो गया डिमांड पार्ट। हु सुपरवाइजेज कॉल और नोटिस मनी मार्केट इन इंडिया? इंडिया में कॉल और नोटिस मनी को सुपरवाइज कौन करता है, मीन्स रेगुलेटर कौन है? सेबी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है? क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटर ऑफ कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। हु रेगुलेट्स कॉल एंड नोटिस मनी? तो यहां पे आंसर हमारा बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आरबीआई रेगुलेटर है कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी मार्केट का। Which of the following institution can operate both as borrowers and lenders in call and notice money market? तो कौन सी वो इंस्टीट्यूशन है जो बोरो भी कर सकती हैं, लेंड भी कर सकती हैं कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट के अंदर? बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, या डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस? तो वो लेंड भी कर सकते हैं, बोरो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, who can lend as well as borrow? So what will be the answer question number 6 के लिए? So क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हमारा बनता है ए एंड बी दोनों। बैंक्स भी कर सकते हैं और प्राइमरी डीलर्स भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Can non-bank institutions operate as borrower in call notice money market? जो नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस हैं क्या वो एज ए बोरोअर कॉल और नोटिस मनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस दे कैन, नो दे कैन नॉट। तो आंसर रहेगा हमारा दे कैन नॉट। सो क्वेश्चन नंबर 8, Who decides the prudential limits in respect of outstanding lending transactions in call and notice and term money market? तो प्रूडेंट लिमिट्स जो हैं वो कौन डिसाइड करता है कि इन मार्केट्स के अंदर मैक्सिमम मनी को लेंड या बोरो किया जा सकता है? तो उसकी जो प्रूडेंशियल लिमिट्स हैं वो कौन डिसाइड करता है? सेबी डिसाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो कौन डिसाइड करता है वो लिमिट्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस की जो बैंक लेंड कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस इन कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट और टर्म मनी मार्केट? क्वेश्चन नंबर 8, सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हमारा बनेगा सी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन है। हाउ आर ट्रेड्स कंडक्टेड इन कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट? कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट में जो पैसे का लेन देन होता है, जो ट्रेडिंग होती है, वो कैसे कंडक्ट होती है? थ्रू फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर्स, थ्रू पेपर बेस्ड सिस्टम, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम, या थ्रू टेलीफोन सिस्टम? तो वो जो ट्रेड्स कंडक्ट होते हैं कैसे कंडक्ट होते हैं? फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर्स, पेपर बेस्ड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड और टेलीफोनिक सिस्टम? सो ये ट्रेड्स जो हैं हैपन होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम के ऊपर, जिससे ट्रांसपेरेंसी आती है,
क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज सेटलमेंट ऑफ मनी मार्केट डील्स डन इन इंडिया? जो मनी मार्केट के ट्रांजैक्शंस हैं उनका जो सेटलमेंट है वो किस तरह से होता है? थ्रू फिजिकल डिलीवरी ऑफ कैश, थ्रू चेक इशूड बाय लेंडर्स, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यूजिंग आरटीजीएस और थ्रू पोस्टल सिस्टम ऑपरेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उनकी सेटलमेंट कैसे होती है मनी मार्केट डील्स की? So how this settlement takes place? So it takes place through electronic means, यानी जैसे आरटीजीएस है, एनईएफटी है, तो उनके थ्रू इसका सेटलमेंट कंप्लीट होता है। व्हाट इज पर्पस ऑफ इशूइंग ट्रेजरी बिल्स इन इंडिया? ट्रेजरी बिल्स इंडिया के अंदर जो इशू होते हैं उनका पर्पस क्या है? टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू फाइनेंस बजट डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ट्रेजरी बिल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, तो उनका पर्पस क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशन को फाइनेंस करना, या शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन को फाइनेंस करना, या बजट डेफिसिट को फाइनेंस करना, या इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करना। जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर बन जाएगा बी। सो शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोरो करना है मनी ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस, तो उस केस में दे इशू ट्रेजरी बिल्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल्स आर इशूड इन इंडिया? कितने तरह के ट्रेजरी बिल इशू होते हैं इंडिया के अंदर? ओनली 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप और 4 टाइप्स। तो कितने टाइप के ट्रेजरी बिल्स इशू होते हैं? सो 3 टाइप के ट्रेजरी बिल्स इशू होते हैं, 91 डेज, 184 डेज एंड 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। हु कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स? तो मैं लिख देता हूं ये कितना दिनों में इशू होते हैं, कितने कितने पीरियड के इशू होते हैं। तो 3 इसके अंदर टाइप्स हैं। तो एक हैं जो 91 डेज के हैं, दूसरे हैं जो 182 डेज के हैं, और तीसरे जो हैं वो हैं 364 डेज के। हु कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स? ट्रेजरी बिल्स में कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं? ओनली इंडियन रेजिडेंट्स, ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स, ओनली नॉन रेजिडेंट इंडियंस, या एनी पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स, फर्म्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट्स, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो कौन इन्वेस्ट कर सकता है ट्रेजरी बिल्स के अंदर? ओनली इंडियन रेजिडेंट्स, ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स, ओनली नॉन रेजिडेंट इंडियंस, या ये सारे के सारे जो यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13, what is the answer for question number 13? सो आंसर यहाँ पे बनता है डी। सो एनी पर्सन हु रिजाइड्स इन इंडिया, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी आ जाएंगी, फर्म्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, रिटेल इन्वेस्टर्स, ये सारे के सारे ही आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आर नॉन रेजिडेंट इंडियंस एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स इन इंडिया? क्या एनआरआईस इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेजरी बिल्स के अंदर? नो, दे कैन नॉट डू। Yes, subject to approval of government and provisions of FEMA. Yes, without any restrictions. Or yes, but only in 364 days treasury bills.
So question number 14, what is the answer for question number 14? So आंसर इज बी, इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ और साथ में जो फेमा के प्रोविजंस हैं उनकी कंप्लायंस के साथ। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्विकली वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। सो डू इट क्विकली। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारा एग्जाम पास में आता है वैसे वैसे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको साथ साथ करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ओवरऑल प्रेपरेशन का। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं बुक के थ्रू, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं या वीडियो लेसन्स के थ्रू, और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। जब तक हम इन दोनों पार्ट्स को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम जो स्कोर ले सकते हैं वो नहीं ले पाएंगे, जो रिक्वायर्ड स्कोर है। तो इसीलिए अभी जो जैसे आपका एग्ज़ाम पास में है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है हमारे प्रेपरेशन में। तो अगर आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक को यूज़ करना शुरू नहीं किया है तो इसको इमीडिएटली शुरू ज़रूर कर लें। सो क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा NS टूर ऐप के अंदर। तो जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक भी नहीं हुआ है सो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे, क्विकली कर दीजिए। तो कर दें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं, आप उसको कंप्लीट कर दें। हु कैन पार्टिसिपेट इन नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस फॉर ट्रेजरी बिल्स? सो ट्रेजरी बिल्स को एक बिडिंग प्रोसेस के थ्रू अलॉट किया जाता है जिसमें compete करते हैं वेरियस इंस्टीट्यूशंस, लेकिन कुछ प्रोविजन है नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग का भी, यानी कुछ लोगों को compete नहीं करना पड़ेगा, उनको अलॉटमेंट हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग। तो हु कैन पार्टिसिपेट इन दैट? ओनली स्टेट गवर्नमेंट, ओनली डेजिग्नेटेड फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट एलिजिबल प्रोविडेंट फंड्स डेजिग्नेटेड फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, ओनली एलिजिबल प्रोविडेंट फंड्स। तो कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसमें? नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंदर। सो ट्रेजरी बिल्स का जब सेल होना होता है तो डिफरेंट पार्टीज अपने अपने प्राइसेस कोट करते हैं जिसको हम बिडिंग कहते हैं, वो compete कर रहे होते हैं। तो इनमें से कौन से वो लोग हैं जिनको कम्पिटिटिव बिडिंग में पार्ट लेने का रिक्वायरमेंट नहीं बनता, वो नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग में उनको अलॉट हो जाएंगे। तो आंसर हमारा बन जाता है सी। सो इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स एलिजिबल प्रोविडेंट फंड्स डेजिग्नेटेड फॉर सेंट्रल बैंक्स, जैसे नेपाल राष्ट्र बैंक है। What is maximum allocation for retail investors participating in a non-bidding for treasury bills? जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो उनको नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग में कितने अमाउंट तक पार्टिसिपेट करने का अधिकार अवेलेबल है, यानी उनका मैक्सिमम एलोकेशन कितना होगा? 1% ऑफ टोटल अमाउंट का, 5% ऑफ टोटल अमाउंट, 10% ऑफ टोटल अमाउंट और 15% ऑफ टोटल अमाउंट। Question number 16, what will be the answer? Question number 16 के लिए आंसर क्या बनेगा? Sorry friends. Question 16. So maximum it can be up to 5%. ऑप्शन हमारा बी बनेगा आंसर। कैन एंटिटीज एलिजिबल फॉर नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग ऑल्सो बिड इन द कम्पिटिटिव सेगमेंट? सो जो
नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग कर सकती हैं, क्या वो कम्पिटिटिव बिडिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस, बट विद रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिड अमाउंट. नो, they can only participate in non-competitive bidding. Yes, without any restriction on the bid amount. Yeah, only in certain auctions. तो क्वेश्चन 17 के लिए कौन सा आंसर लगता है आपको करेक्ट आंसर है? तो इस केस में जो हमारा आंसर बनता है वो सी. तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि कितने अमाउंट के लिए वो बिड कर सकते हैं लोग. हाउ इज ऑक्शन ऑफ ट्रेजरी बिल्स कंडक्टेड? ट्रेजरी बिल्स का जो ऑक्शन है वो कैसे कंडक्ट होता है? फिजिकल बिडिंग के द्वारा केवल, प्राइस बेस्ड यूजिंग ओनली यूनिफॉर्म प्राइस मेथड, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग ओनली, या प्राइस बेस्ड यूजिंग इधर यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड और मल्टीपल प्राइस मेथड. तो किस मेथड के थ्रू ये ऑक्शंस कंडक्ट होते हैं ट्रेजरी बिल्स के? क्वेश्चन नंबर 18. सो व्हाट विल बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या बनता है? तो ये आंसर बनता है हमारा डी. सो प्राइस बेस्ड ये ऑक्शन होगा जिसमें या तो यूनिफॉर्म प्राइस उसको यूज किया जाएगा या मल्टीपल प्राइस उसको यूज किया जाएगा. व्हाट आरबीआई's इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सबमिटिंग बिड्स फॉर ऑक्शन ऑफ ट्रेजरी बिल्स? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ये बिड्स सबमिट करने के लिए ट्रेजरी बिल के ऑक्शन के लिए, तो ये क्या है? आरबीआई डायरेक्ट, ई कुबेर, आरबीआई ऑक्शंस या ट्रेजरी डायरेक्ट. तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है. सो इस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं ई कुबेर. तो ई कुबेर एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें बिड्स सबमिट की जाती हैं ट्रेजरी बिल्स के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए. इन व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन फिजिकल बिड्स फॉर ऑक्शन ऑफ ट्रेजरी बिल्स बी एक्सेप्टेड? तो वो सर्कमस्टांसेस कौन से हैं जब इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होगा, फिजिकल बिड्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ओनली इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर, ओनली फॉर नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग, ओनली फॉर कम्पिटिटिव बिडिंग, या बोथ फॉर कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग? तो वो सर्कमस्टांसेस कौन से होंगे जब इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई ना करके इवन फिजिकल बिड्स को भी पार्टिसिपेशन के लिए परमिट कर दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20. तो क्वेश्चन 20 के लिए हमारा आंसर रहेगा ए. अगर सिस्टम फेल हो जाता है, यानी ई कुबेर में अगर कोई गैप आता है, वो फेल होता है टेम्परली, तो उस केस में फिजिकल बिड्स को भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. व्हाट इज सेटलमेंट पीरियड फॉर ट्रेजरी बिल्स? सो ट्रेजरी बिल्स में जो सेटलमेंट पीरियड है वो कितना है? T+2, T+1, T+3 या T+4? तो T+2 मीन्स T+2 डेज. सो इसमें जो सेटलमेंट पीरियड है वो कितना है? व्हाट इज सेटलमेंट पीरियड फॉर द ट्रेजरी बिल्स? तो ट्रेजरी बिल्स को जब परचेज किया जाएगा तो उसका सेटलमेंट पीरियड कितना है? तो दिस सेटलमेंट पीरियड इज T+1 डे. यानी आज अगर परचेज किया, इशू अलॉटमेंट हुआ, तो कल तक उसका पेमेंट करना पड़ेगा. व्हाट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रेजरी बिल्स इशूड? तो ट्रेजरी बिल जो इशू किए जाएंगे उसका मिनिमम अमाउंट कितना होगा? ₹5,000, ₹10,000, ₹15,000 या ₹20,000? मिनिमम अमाउंट किसी भी बिल्डिंग के लिए कितना रहेगा? सो व्हेन ट्रेजरी बिल्स आर इशूड, so what is the minimum amount?
दिस मिनिमम अमाउंट इज 10,000 रुपीज। हाउ आर ट्रेजरी बिल्स कोटेड इन द सेकेंडरी मार्केट? तो ट्रेजरी बिल इशू होने के बाद जब उनका सेल परचेज किया जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो उसकी प्राइस कोट होती है वो कैसे कोट होती है? एट फेस वैल्यू, एट प्रीमियम टू फेस वैल्यू, एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, या एट प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू। तो उनकी सेकेंडरी मार्केट में कोटिंग कैसे होती है? क्वेश्चन 23। So this quoting is at a discounted price to the face value. So face value जो उनकी है उसको डिस्काउंट करके इनकी जो है कोटिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेजरी बिल का फेस वैल्यू 100 रुपी है तो उसको मार्केट में डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट कोट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 98.75 में या 97.40। So for example like this. Question 24. How is return on treasury bills calculated? So treasury bill के ऊपर जो रिटर्न है वो कितनी आ रही है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? How that return is calculated? At a premium to the issue price, at a discount to the issue price, at face value, or none of these. So उसकी रिटर्न को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इट इज कैलकुलेटेड एज ए डिस्काउंट टू द इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस के ऊपर उनको कितना डिस्काउंट मिला? तो फेस वैल्यू फिर उसका जो इश्यू प्राइस है तो इश्यू प्राइस के ऊपर उनको डिस्काउंट कितना मिला उससे ही वो रिटर्न कैलकुलेट की जाएगी। हु कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कौन इशू कर सकता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, only RRBs and small finance banks, only select all India financial institutions, या only scheduled commercial banks। तो कौन इशू कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25, हु कैन इशू? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर सकते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और सिलेक्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो वो इसको इशू कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, सो दिस इज द आंसर करेक्ट वन। व्हाट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम अमाउंट कितना है? तो इट इज ₹10,000, ₹1 लाख, ₹5 लाख और ₹10 लाख। तो मिनिमम अमाउंट कितना है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का? तो आंसर है हमारा सी, ₹5 लाख। हु आर मेन सब्सक्राइबर्स टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को सब्सक्राइब करते हैं मेनली उनमें कौन से लोग हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स, माइनर्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस या रियल एस्टेट कंपनीज। तो आमतौर के ऊपर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं? तो में इन्वेस्ट करते हैं नॉट NRIs अलोन। तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो आंसर हम कर देते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। आमतौर के ऊपर वो इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर नन ऑफ द अबव आ जाएगा,
लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या एनआरआईज इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यस दे कैन इन्वेस्ट बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसके अलावा अगर आपका कोई और इन्फॉर्मेशन का क्वेरी है तो उसे आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो हमारी ईमेल आईडी में, या आप पोस्ट कर सकते हो मैसेज बॉक्स ऑफ आवर ऐप। सो अगर आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया है तो उसका मैसेज बॉक्स है, वहाँ पे भी आप अपने उस क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो। सो वी विल ट्राई टू आंसर उसको प्रॉपरली और क्विकली आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।